उत्तराखंड सरकार का देवस्थानम बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला। सरकार ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड को किया भंग। देवस्थानम बोर्ड को लेकर पंडित पुरोहितों ने उठाए थे सवाल। नए वेरिएंट को लेकर धामी सरकार हुई सतर्क। सीएम ने दिए प्रदेश में सैंपल जांच बढ़ाने के निर्देश। सीएम धामी ने कहा घर घर जाकर लगाए कोविड के टीके। सीएम धामी ने किसानों को दी बड़ी राहत। 28 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया गन्ने का मूल्य। सीएम धामी ने कहा सरकार का किसानों की आमदनी बढ़ाने पर पूरा फोकस। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले को पलट दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। इस बोर्ड का लंबे समय से विरोध किया जा रहा था। तीर्थ पुरोहित इसे भंग करने की मांग लगातार कर रहे थे और आंदोलनरत वो थे। माना जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी साधु संतों की नाराजगी की वजह से ही चली गई थी। देवस्थानम बोर्ड का गठन जनवरी 2020 तब के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। इस बोर्ड के गठन के जरिए 51 मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ गया था। तो उत्तराखंड में केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ पर 4 धाम हैं। इन चारों धामों का नियंत्रण भी सरकार के पास ही आ गया था। तब से ही तीर्थ पुरोहित इस फैसले को वापस लेने की लगातार मांग पर अड़े हुए थे। इसी साल जुलाई में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की मांग को लेकर एक समिति का गठन किया। जिस समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेना था। मुख्यमंत्री धामी ने 30 अक्टूबर तक फैसला लेने का वादा किया था, लेकिन 1 महीने की देरी हो गई। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे का भी विरोध किया। हालांकि धामी समझाने के बाद फिर पुरोहितों को मना पाए। वहीं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। चुनावों से पहले काफी बड़ा फैसला और अहम फैसला इसे माना जा रहा है। देखिए, पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है। सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। आज मैं राज्य के तमाम 4 धामों के पंडा पुरोहित समाज को, हक हकूकदारियों को इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूं कांग्रेस की ओर से कि जो संघर्ष उन्होंने लगातार 2 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो जन विरोधी देवस्थानम बोर्ड की नीति थी, जो कानून उन्होंने बनाया था 2019 में, उस कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा। पंडा पुरोहित समाज और कांग्रेस का जो आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर चला, हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने, हमारे तमाम विधायकों ने, हमारे तमाम पार्टी के बड़े नेताओं ने, हमारे पार्टी के कैडर ने, कार्यकर्ताओं ने लगातार पंडा पुरोहित समाज और हक हकूकदारियों के पक्ष में पूरे राज्य में उनका समर्थन किया और उसके कारण आज राज्य की सरकार को झुकना पड़ा, उनको कानून वापस लेना पड़ा। जिस प्रकार से देश में 3 काले कृषि कानून मोदी सरकार को वापस लेने पड़े, उसी प्रकार से उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को इस काले कानून को वापस लेना पड़ा। इसके लिए मैं तमाम उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पंडा पुरोहित समाज का समर्थन किया और पंडा पुरोहित समाज और हक हकूकदारियों को एक बार विशेष रूप से मैं कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। देवस्थानम बोर्ड को जरा समझिए। देवस्थानम बोर्ड का गठन जनवरी 2020 में हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने इस देवस्थानम बोर्ड का गठन जरा किया था। फिर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका गठन किया। और देवस्थानम बोर्ड विवादित क्यों है, इसके पीछे का भी कारण आपको अब सीधे बताते हैं। बोर्ड गठन से 51 मंदिरों का नियंत्रण सीधे राज्य सरकार के पास आ गया था। जितने तमाम मंदिर देवभूमि में मौजूद हैं, 51 मंदिर उसमें शामिल थे जिनका नियंत्रण राज्य सरकार के अंडर आया। उत्तराखंड में जो चारों धाम हैं उनका नियंत्रण भी सरकार के पास आ गया था।
इसके अलावा तीर्थ पुरोहित इस फैसले को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे और इस फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए थे। आंदोलन लगातार जारी था। पुरोहितों का कहना था कि बोर्ड ने मंदिरों पर उनके परंपरागत अधिकार को खत्म कर दिया है। देवस्थानम बोर्ड इस वजह से भी विवादों में आ गया। पुरोहितों को ऐसा लगता था कि उनका अधिकार उनसे छीना गया है। अब कब क्या क्या हुआ है? 27 नवंबर 2019 उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को मंजूरी मिली। इसके बाद 5 दिसंबर 2019 को सदन से देवस्थानम प्रबंधन विधेयक पारित किया गया। फिर 14 जनवरी 2020 को देवस्थानम विधेयक को राजभवन में मंजूरी दे दी गई और 24 फरवरी 2020 को देवस्थानम बोर्ड में प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए। 24 फरवरी 2020 को ही देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि लगातार वो इसका विरोध कर रहे थे। 21 जुलाई 2020 को हाईकोर्ट ने सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। फिर 15 अगस्त 2021 की वो तारीख थी जब सीएम ने गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी को बना दिया। इसके बाद 25 अक्टूबर 2021 की वो तारीख उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी और अक्टूबर के एंड में ही फैसला आ जाना था, लेकिन 1 महीने डिले हो गया। उच्च स्तरीय समिति में 4 धामों से 9 सदस्य नामित किए गए थे। 29 अक्टूबर 2021 मंत्रिमंडलीय उप समिति ने रिपोर्ट का परीक्षण किया और रिपोर्ट का परीक्षण कर मुख्यमंत्री को सौंपा। 27 नवंबर 2021 तीर्थ पुरोहितों ने बोर्ड भंग करने के विरोध में देहरादून में आक्रोश रैली निकाली। इसके बाद 28 नवंबर 2021 उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी, जिस पर फिर राज्य सरकार द्वारा फैसला लिया गया और देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं उत्तराखंड से। धनराज, बड़ा फैसला है, अहम फैसला है चुनावों से पहले देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर, क्योंकि अगर भंग नहीं किया जाता तो तीर्थ पुरोहितों का विरोध एक बड़ी चुनौती बनता सरकार के सामने। और अब क्योंकि भंग कर दिया गया है तो एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष को इस बात को लेकर अब मुद्दा मिल गया है कि ये राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए लाया गया था, अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए लाया गया था, तो फिर वापस क्यों ले लिया गया? जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा इस समय बन चुका था, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहित लगातार नाराज चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी, वो कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों को मनाने में अब कामयाब हो चुके हैं कि उन्होंने जो देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा था, उसको जो देवस्थानम बोर्ड बनाया था त्रिवेंद्र सरकार में ये बनाया गया था, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब निरस्त कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो तीर्थ पुरोहित है उनमें बड़ी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से बात की जाए, यदि तीर्थ पुरोहितों की, तीर्थ पुरोहित भी कहने के लिए तैयार हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके जो हकों की लड़ाई थी, जो उनका अधिकार छीन लिया गया था, उसको वापस दे दिया है। उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी जताया। मैं पूजा आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया था और उस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी थी, विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश लगातार कर रहा था, तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा था कांग्रेस का, वो भी अब छिनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड को वापस ले लिया गया है, तो अब कांग्रेस के पास वो देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा नहीं रहा है। का मुद्दा राज्य सरकार ने खत्म जरूर कर दिया है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए धनराज, तो विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव से पहले देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया है। एक ऐसा चर्चित विवादों भरा मुद्दा जिसमें लगातार विरोध हो रहा था राज्य सरकार का, चुनावी फैसले के रूप में देखा जाएगा क्या इसे? जी बिल्कुल ममता, जिस तरीके से देखा जाए कि अब 2022 का चुनाव बहुत ही नजदीक है, तो कहना कि इसके रूप में इसको देखा जा सकता है कि क्योंकि तीर्थ पुरोहित लगातार नाराज चल रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी सरकार को जारी कर दी थी कि यदि ये मुद्दा, ये देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे और 15 से अधिक सीटों पर वो अब चुनाव लड़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन चुका था, लेकिन अब जिस तरीके से ये देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को इसका फायदा जरूर 2022 के चुनाव में मिलेगा। लेकिन ये हकीकत है, अगर ये मुद्दा ना सुलझता तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान जरूर 2022 में उठाना पड़ता।
और लगातार विपक्ष, जिनका मैं जिक्र भी कर रही थी धनराज, हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, उनकी तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि चुनावी फैसला है, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो इस वजह से देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है। जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि विपक्ष एक ऐसा विपक्ष है कि वो उसको चाहे किसी भी तरह का मुद्दा हो, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी कहना है कि मुद्देहीन विपक्ष हो चुकी है और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो चाहे उनके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उनको ये नहीं दिखता कि इससे फायदा होना है प्रदेश का या नुकसान होना है, लेकिन उनको सिर्फ बात उठाने से मतलब होता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले जब देवस्थानम बोर्ड बनाया गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि देवस्थानम बोर्ड बना दिया गया, जो सिर्फ उनके अधिकारों को छीन लिया गया। तो कहीं ना कहीं जब अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको भंग कर दिया गया है तो तब भी विपक्ष के सवाल खड़े हो चुके हैं कि जब बनाया गया तो भंग क्यों कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो ये राजनीति की एक जो खिचड़ी कह सकते हैं कि खिचड़ी पकाई जाती है, इससे कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब लेकिन वो मुद्दा ही खत्म कर दिया गया राज्य सरकार द्वारा और तमाम अहम मुद्दे जो हैं अब वो विपक्ष के पास बाकी रह गए हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया धनराज आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देवभूमि पहुंच रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की जानकारी दी है। 30,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 1 लाख लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, पीएम मोदी के देवभूमि दौरे से जुड़ी हुई 4 दिसंबर को पहुंच रहे हैं। उनके दौरे पर नजर रहेगी, उनके संबोधन पर नजर रहेगी कि आखिर क्या कुछ वो उसमें कहेंगे, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में भी चुनाव नजदीक है, अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले पीएम मोदी का ये दौरा और संबोधन कार्यकर्ताओं में किस तरीके से बूस्ट डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभी इस बात की जानकारी दी है कि 4 दिसंबर को देवभूमि पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये भी जानकारी दी है कि तमाम योजनाओं का शिलान्यास पीएम मोदी करने जा रहे हैं। कुल 30,000 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे और ये भी कि 1 लाख लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है। 4 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा जिसमें लाखों लोगों को संबोधित करेंगे, उसकी तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सारी तैयारियां देख रहे हैं कि हर प्रकार से हमारे यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होनी है, उसी के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन जो लगभग 4,000 करोड़ की योजनाएं जो पूरी हो गई हैं, उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 26,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले। उसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उनका भी हम अभी समीक्षा कर रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं शिलान्यास और लोकार्पण के लिए तैयार हैं। उसी संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं। बड़ा उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं में, उत्तराखंड की जनता में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की जनता के साथ, उत्तराखंड के साथ उनका विशेष प्रकार का एक लगाव है। कर्म और मर्म का रिश्ता उनका यहाँ से है और उत्तराखंड के लोग भी उनकी हमेशा प्रतीक्षा करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है और बहुत ही उत्साह का वातावरण यहाँ पर तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी अपडेट आपको दे रहे थे, अब अपडेट देंगे कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस कर्मियों का कोविड एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा, डीजीपी ने कहा है। राष्ट्रपति की वीआईपी ड्यूटी में लगे 7 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं। ऋषिकेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की वीआईपी ड्यूटी में लगे 7 पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों के कोविड एंटीजन टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बड़ा बयान दिया है। यशपाल आर्या के समर्थकों की छुट्टी हुई है, मदन कौशिक ने बताया है, और 6 नेता 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। 6 नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगा है, जिस वजह से उनको निष्कासित किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, उत्तराखंड के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यशपाल आर्या के समर्थकों की छुट्टी की गई है। 6 नेता ऐसे हैं जिनको निष्कासित कर दिया गया है 6 साल के लिए। अब 6 नेताओं को निष्कासित इसलिए किया गया है क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप उन पर लग रहा है। बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं आपको उत्तराखंड के। दरअसल प्रदेश मीडिया प्रभारी ने इस बात का ऐलान किया है और बड़ी बात बताई है कि यशपाल आर्या के समर्थकों की छुट्टी हुई है।
6 नेता 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं। 6 नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे, देवभूमि में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए जल्द ही अब गाइडेंस ऐप बनाया जाएगा। इस ऐप के जरिए पर्यटकों को प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर ठहरने, खाने और आसपास घूमने की जगह, साथ ही मौसम सहायता के लिए पुलिस हेल्पलाइन समेत हर तरह की जानकारी आसानी से मिलेगी। इसके अलावा पर्यटन उद्योगों के लिए लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है। पर्यटन विभाग में एक अलग से प्रकोष्ठ इसको लेकर बनाया जाएगा। उत्तराखंड में सीएम धामी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है, बड़ी राहत दी है। एक तरह से आपको बताएं, सरकार का किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस है। सीएम धामी ने कहा है कि 28 रुपए प्रति क्विंटल अब गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया गया है। सरकार का किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कहते हुए नजर आए हैं। बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसानों को बड़ी राहत दरअसल की दी है। 28 रुपए प्रति क्विंटल अब गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया है। सरकार का किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस है, सीएम धामी ने कहा। और 4 महीने में 500 से अधिक फैसले लिए गए हैं, सीएम धामी कहते हुए नजर आए। नहीं, गन्ना किसानों का जो कि गत वर्षों की भांति जो है, थोड़ा हमने अभी लेट जरूर हो गया, लेकिन 355 रुपए प्रति क्विंटल हमने जो अगाड़ी प्रजाति की जो गन्ना है उसके लिए किया है, और 345 जो सामान्य जाति के जो प्रजाति के जो गन्ने हैं उनके लिए किया है। साथ ही 9.5 रुपए ढुलाई का भी किया है, और कुल मिलाकर 29 रुपए 50 पैसे पिछले वर्षों की तुलना में किसानों को अधिक मिलेगा। और हमारे सभी गन्ना किसान इससे लाभान्वित होंगे। 50,000 गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा। मैं सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूँ। और किसान शुगर मिल सितारगंज जो पिछले 4 साल से बंद थी, और उसके लिए हमने लगातार प्रयास किया। आज मुझे बेहद खुशी है कि वो शुगर मिल चालू हो गई है। उसके चालू होने से 25,000 गन्ना किसानों को सीधे सीधे उसका लाभ मिलेगा। इसमें बनबसा, टनकपुर से लेकर खटीमा, नानकमता, सितारगंज, किच्छा आसपास के सभी गन्ना उत्पादकों को उनका गन्ना आसानी से अब पेराई के लिए जा पाएगा, उनको उचित मूल्य मिल जाएगा। और ये मिल खुलने से उस क्षेत्र के लोगों का आर्थिकी का भी और व्यापार का भी, दोनों का ही वहां पर फायदा होगा, लोगों को लाभ मिलेगा। अब जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, जिसके चलते हल्का कादिया से शिरोमणि अकाली दल ने अपना पार्टी उम्मीदवार के तौर पर गुरु इकबाल सिंह बिल्ला महल को उम्मीदवार ऐलान कर दिया है। इसके बाद दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए हल्का कादिया में पहुंचने पर गुरु इकबाल सिंह बिल्ला महल का वर्करों ने स्वागत किया और पार्टी के हक में नारेबाजी की। पार्टी हाईकमान का धन्यवाद भी उन्होंने किया। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਦੀਆਂ ਸੀਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਲਕੇ ਵਾਈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦਾ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ऐलान कर दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जेल विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक पंजाब सिविल सचिवालय के कमेटी रूम में बुलाई। उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करने के बाद पीएम को संबोधित किया और इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि
गोविंदवाल साहिब में निर्माण की जा रही नई केंद्रीय जेल के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। जेल दिसंबर महीने में जेल विभाग को सौंप दी जाएगी और गोविंदवाल साहिब में 185 करोड़ रुपए की लागत से 2780 कैदियों के सामर्थ्य वाली केंद्रीय जेल निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में केंद्रीय जेलों की संख्या 10 और कुल जेलों की संख्या 26 हो जाएगी। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार चुनाव में कूदने से पहले राज्य में बम्पर भर्तियां करने की तैयारी में है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने शिक्षा विभाग में अलग अलग काडरों से संबंधित खाली पड़े 10,880 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में लगभग 3,400 पदों को भरने का भी विज्ञापन जारी कर दिया। विभिन्न विभागों की उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शिक्षा को मुख्य क्षेत्र बताया है। कहा है कि शिक्षण कार्य सही हो, इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्राइमरी स्कूलों में 2000 शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती करने के भी निर्देश दे दिए हैं, जिससे अकादमिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ स्कूली विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को भी यकीनी बनाया जा सके। तो वहीं पंजाब सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी कॉरपोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त चेयरमैन एडवोकेट हरप्रीत सिंह संधू ने उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, उद्योग मंत्री गुरकीरत सिंह और कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा की हाजिरी में उद्योग भवन में अपने पद का चार्ज संभाला है। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एडवोकेट संधू को सिरोपा भेंट किया, उनको अपनी शुभकामनाएं दी। एडवोकेट संधू को बधाई देते हुए कैबिनेट मंत्री गुरकीरत सिंह ने आशा अभिव्यक्त की है कि पंजाब इन्फोटेक नए चेयरमैन के नेतृत्व अधीन नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। पंजाब सरकार वालों मानयोग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी ने इन्फोटेक के नवे चेयरमैन हरप्रीत सिंह संधू होरां नूं लगाया हैगा। तो क्योंकि मेरा अपना डिपार्टमेंट कंसर्नड है, इस करके असीं सारे उन्होंने अज उन्हों की चेयर से बिठाने लिए आए हैं। बड़ी वड्डी नवी जिम्मेवारी है और मैनूं पूरी आस है कि वो बाखूबी निभाउणगे और साडा जिहड़ा महकमा होर तरक्की करेगा। होर जो अधूरे काम ने उन्होंने असीं पूरा करांगे। देखो, पंजाब ने इंडस्ट्री के सैक्टर में बहुत बैटर परफॉर्म किया है। असीं 5 सालों बहुत वड्डे उद्योग लियाउण च कामयाब हुए हैं। बहुत वड्डी इन्वेस्टमेंट जिहड़ी कंक्रीट रियलिटी दे विच असीं बदली है और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ भी बहुत सारी इंसेंटिव्स, बहुत सारे जो डिमांड्स ने इंडस्ट्री दियां वो असीं उन्हां नूं पूरा कीता और सरकार जिहड़ी, क्योंकि असीं चाहुंदे हां कि अगर कारोबार रहेगा तो सरकार रहेगी। कारोबार दे विच ही साडी सरकार दी जिहड़ी इकोनॉमी आ वो बूस्ट होएगी, एम्प्लॉयमेंट असीं दे सकांगे और होर बहुत सारे मुद्दे ने जिहदे नाल आम तरक्की और खुशहाली जिहड़ी है वो इंडस्ट्री नाल आउंदी है। मैं उस परमात्मा कोल वाहिगुरू कोल शुकराना करदा हां भी मेरे माता जी जो मैं तकरीबन 6-8 महीने का सी, जिन्हां दा स्वर्गवास हो गया सी, सरदारनी किरपाल कौर जी, उन्हां दी आशीर्वाद नाल इस उद्योग भवन के 6th फ्लोर ते इस इन्फोटेक के दफ्तर दे विच अज सारियां ने, रिश्तेदारां ने, भैन भरावां ने, दोस्तां ने, सारियां ने ब्लैस किया। मैं सारियां दा ऋणी और मैं सारियां नूं यही बेनती करूंगा भी तुसीं इसे तरह सिर ते हथ रखो और वाहिगुरू बल बख्शे भी नेक नीति नाल, मेहनत नाल असीं जिहड़ा इन्फोटेक दा जिहड़ा एक सबजैक्ट पंजाब सूबे दे विच हैगा अंडर द पैट्रनेज ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सरदार गुरकीरत सिंह जी, इनू अगे बढ़ाइए